हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूके पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में। और दोस्तों आज की वीडियो हमारी रहेगी सहायक अभियोजन अधिकारी का जो आपका एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट प्रो सेक्शन ऑफिसर यानी कि एपीओ का, आपका नवंबर 2021 में, उसके दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे और सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यूके पीएससी के जो आपके आगामी एग्जाम्स होने हैं, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, सभी के लिए ये क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर कुछ वीडियोस दोस्तों बनाई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डायरेक्टली आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहां से उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यूके पीएससी आपके पुराने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। और ये दोस्तों ये क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के हैं और आगामी एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आने की भी संभावनाएं हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और दोस्तों आप लोगों को एक और बात बतानी है कि 7 तारीख से दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट का एक नया बैच शुरू होने वाला है, जो कि यूके पीएससी के आगामी एग्जाम्स के लिए रहने वाला है। तो आप में से जो भी अभ्यर्थी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट्स को लगाना चाहते हैं तो वो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके उस प्रैक्टिस सेट्स को खरीद सकते हैं, या दोस्तों हमारी एप्लीकेशन पे बहुत सारे टेस्ट फ्री में भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व की पहली रेल लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच किस वर्ष में चलाई गई थी? 1820, 1825, 1830 या फिर 1831 में? तो विश्व की पहली रेल दोस्तों कब चलाई गई थी? 1825 में चलाई गई थी। और कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर के बीच में विश्व की पहली रेल चलाई गई थी। याद रखना है, दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की पहली रेल कब चलाई गई थी? 1825 में चलाई गई थी। विश्व की पहली रेल कहां चलाई गई थी? तो कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चलाई गई थी। यह प्रश्न आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किसे 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, दो चीजें होती हैं। एक होता है सीजीए, जिसे हम कहते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। क्या? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जिसे हम महालेखा नियंत्रक भी कहते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों कैग, यानी कि क्या? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसे हम बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जो कैग होता है इसके बारे में हम दोस्तों आर्टिकल 148 में पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 148 में पढ़ते हैं। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या पूछा गया? देखिए, किसे 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उस टाइम पे दोस्तों करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था और दीपक दास को 25वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था। और महालेखा नियंत्रक के बारे में यानी कि सीजीए के बारे में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 150 में। अब दोस्तों यहां से आपका प्रश्न बन सकता है, किसे वर्तमान में किसे महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है, या वर्तमान में किसे 27वें महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में दोस्तों जो हमारे महालेखा नियंत्रक हैं वो है कौन? भारती दास जी, सुश्री भारती दास। याद रखना है दोस्तों आपको, क्या? सुश्री भारती दास जी वर्तमान में दोस्तों हमारी क्या है? 27वीं महालेखा नियंत्रक बनी हुई है। ठीक है, 25 में कौन थे? दीपक दास थे, जो कि उस समय पे प्रश्न में पूछा गया था। और वर्तमान का पूछेगा दोस्तों, वर्तमान में महालेखा नियंत्रक कौन है? तो भारती दास जी हैं। कौन से नंबर की है? 27वें नंबर की है, याद रखना है। अब दोस्तों कैग, जिसे हम बोलते हैं क्या? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 में हम कैग के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो वह है दोस्तों कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? वो हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में भी गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, और कौन से नंबर के हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी? 14वें नंबर के कैग हैं। ठीक है, और महालेखा नियंत्रक कौन से नंबर का चल रहा है? 27वें नंबर का चल रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेलवे की कितनी राशि आवंटित की गई थी? ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में रेलवे के लिए दोस्तों 69,000 करोड़ की राशि को आवंटित किया गया था। और दोस्तों एक कैग और सीजीए वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, याद रखना। कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में, और वर्तमान में सीजीए जो महालेखा नियंत्रक है वो है भारती दास जी। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार कितने वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों या वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है? और यह प्रश्न उस टाइम पे बहुत चर्चाओं में था। तो 75 वर्ष से अधिक उम्र के जो पेंशनर या वरिष्ठ नागरिक है दोस्तों, उनको रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है। ठीक है, पेंशनरों को। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि आयुष्मान भारत योजना
या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नए सीईओ के रूप में दोस्तों नियुक्ति हुई है किसकी? आर.एस. शर्मा जी की। और वर्तमान में भी आयुष्मान भारत योजना के सीईओ कौन है? आर.एस. शर्मा जी ही है। और जो आयुष्मान भारत योजना है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू हुई थी दोस्तों, यह योजना कब शुरू हुई थी? तो 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फेसबुक के पहले अनुपालन अधिकारी के रूप में दोस्तों हेनरी मोनिज को नियुक्त किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में भी हमारे अनुपालन अधिकारी फेसबुक के कौन है? हेनरी मोनिज ही है। और फेसबुक के संस्थापक कौन है दोस्तों? मार्क जुकरबर्ग हैं, आपको यह याद रखना है। और फेसबुक का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया वर्तमान में दोस्तों? मेटा कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, उस भारतीय अमेरिकी कंपनी का नाम बताइए जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। या नॉर्मली पूछा गया है कि नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो भव्या लाल दो। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रथम भारतीय बनी थी जो कि नासा में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त हुई थी। तो याद रखना है, भारतीय अमेरिकी का नाम जो नासा की कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ में नियुक्त किया गया वह है भव्या लाल। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन प्रारंभ किया था? तो हर घर पानी हर घर सफाई मिशन दोस्तों किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था? यह दोस्तों पंजाब राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्या? पंजाब राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया था? तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा दोस्तों वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया था आत्मनिर्भरता को। किसको? आत्मनिर्भरता को। और वहीं प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा वर्ष 2021 का हिंदी शब्द किसे नियुक्त किया गया था? तो वर्ष 2021 का दोस्तों हिंदी शब्द दोस्तों वैक्स को नियुक्त किया गया था। किसको? वैक्स को नियुक्त किया गया था। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा पायलट बन गई हैं? तो जम्मू कश्मीर की दोस्तों रहने वाली कौन? आयशा अजीज 25 वर्ष की उम्र में भारत की सबसे युवा पायलट बनी थी। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि भारत की सबसे युवा पायलट कौन बनी है? तो वो बनी है दोस्तों कौन? आपका आयशा अजीज जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी दोस्तों एक और प्रश्न यहाँ से देखिए। जैसे ये प्रश्न पूछा गया कि अमेरिका के प्रथम कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? भव्या लाल को। वैसे ही आपको बताया दोस्तों अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक। याद रखना आपको, ऋषि सुनक क्या बने हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये क्या है? प्रथम भारतीय है या भारतीय ब्रिटिश हैं, आप ये कह सकते हैं। नॉर्मली मतलब भारतीय नागरिकता इनके पास में है नहीं, यह ब्रिटेन में ही थे, लेकिन भारतीय मूल के हैं कौन? ऋषि सनक। तो प्रश्न इंपोर्टेंट बन सकता है कि हमारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन बने हैं? तो वो बने हैं ऋषि सुनक। ठीक है, याद रखना है, ये प्रश्न भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रथम भारतीय महिला जिसने 2000 में ओलंपिक पदक जीता था। तो आपको पता ही है दोस्तों कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी कर्णम मल्लेश्वरी जी। और कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस क्षेत्र से था? भारोत्तोलन से इनका संबंध था। और वर्ष 2000 में दोस्तों इन्होंने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक इनके द्वारा वर्ष 2000 में जीता गया था। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कमला स वे एन अमेरिकन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो कमला स वे एन अमेरिकन लाइफ पुस्तक के लेखक है कौन? रॉबर्ट इरविन। कौन है? रॉबर्ट इरविन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का दोस्तों 9वां मंडल आपका क्या है? सोम को समर्पित है। और वेदों में सबसे प्राचीन वेद के रूप में दोस्तों ऋग्वेद को जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया दोस्तों? या आप ये कह सकते हैं कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। यह भी एक प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था? ठीक है, तो इसमें से दोस्तों मयूर भट्ट आपका क्या थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, और हर्षवर्धन के सबसे प्रमुख दरबारी कवि थे कौन दोस्तों? बाण भट्ट, जिन्होंने हर्ष चरित्र की रचना भी करी थी, जो कि हर्षवर्धन के जीवनी पर आधारित रचना थी। क्या? बाण हर्ष चरित्र। ठीक है, और किसने रची थी? बाण भट्ट ने। और कौन दरबारी कवि था इनमें से? मयूर भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था? तो प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक दोस्तों आपका कौन था? मक्खली गोसाल, जिसे हम गोसालक भी दोस्तों इसे कभी कहते हैं, गोसालक। ठीक है, तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था? गोसालक था। ठीक है, कौन? गोसालक।
अगला प्रश्न की बात करते हैं, आमिर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था, या आमिर खुसरो ने किसे अपना आध्यात्मिक गुरु माना था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को दोस्तों आमिर खुसरो ने अपना आध्यात्मिक गुरु माना था। किसे? शेख निजामुद्दीन औलिया को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सुल्तान बनने से पहले निम्न में से किसने कड़ा के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था? तो सुल्तान बनने से पहले दोस्तों कड़ा के गवर्नर के रूप में कार्य किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आगरा शहर की नींव किसने डाली थी, या किसके द्वारा डाली गई थी? तो आगरा शहर की नींव दोस्तों सिकंदर लोदी जी के द्वारा डाली गई थी, और आगरा के संस्थापक के रूप में भी सिकंदर लोदी को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय कौन था? तो भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय दोस्तों कौन थे? लॉर्ड रीडिंग भारत के एकमात्र यहूदी वाइसराय थे। 1921 से 26 के बीच में दोस्तों ये क्या थे? भारत के वाइसराय थे। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया था? तो दोस्तों डिज़रायली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया था। किसने? डिज़रायली ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है? देखिए, राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही गांधी जी गए थे, ठीक है। संत राउत भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, कौन नहीं थे? स्वामी सहजानंद नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? स्वामी सहजानंद। चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित नहीं है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। सहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इल्बर्ट बिल विवाद किस वाइसराय के काल में हुआ था? तो इल्बर्ट बिल विवाद दोस्तों आपको याद रखना चाहिए 1883 में हुआ था, और लॉर्ड रिपन इस टाइम पे क्या थे दोस्तों? हमारे वाइसराय हुआ करते थे। कौन? लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 का विजेता कौन था? तो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के विजेता थे कौन दोस्तों? साइरस पूनावाला। और यह प्रश्न 2 से 3 एग्जाम में आया था। अब दोस्तों यहीं से प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? यह है टेरी थॉमस। कौन है? टेरी थॉमस, ठीक है। और इन्हें दोस्तों मिसाइल महिला के नाम से, मिसाइल वोमेन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें कभी कभी जाना जाता है। क्या? टेरी थॉमस, ठीक है। और डीआरडीओ में वर्तमान में कार्यरत है। इन्हें राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने लिपिक के रूप में देहरादून में काम किया था? तो दोस्तों रास बिहारी बोस ने क्या किया था? लिपिक के रूप में देहरादून में काम किया था। और देहरादून में जो हमारा देहरादून वन अनुसंधान संस्थान है, यानी कि एफआरआई है, ठीक है। तो एफआरआई में दोस्तों इन्होंने क्या किया था? एक लिपिक के रूप में भी कार्य किया था। किसने? रास बिहारी बोस ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, आंध्र भोज के रूप में कौन जाना जाता था? तो कृष्णदेव राय को दोस्तों क्या आंध्र भोज के रूप में जाना जाता था? कृष्णदेव राय को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे काकोरी षड्यंत्र कांड में आजीवन कारावास हुआ था? तो आजीवन कारावास हुआ था सचिंद्र नाथ सान्याल को, ठीक है। और यह काकोरी षड्यंत्र कांड का घटना कब हुई थी? काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925। याद रखना दोस्तों आपको, क्या 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, और सचिंद्र नाथ सान्याल को इसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना दोस्तों 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ रेडक्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है? या रेडक्लिफ रेखा किस किस देश के मध्य में स्थित है? तो आपको पता है तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में क्या है? रेडक्लिफ रेखा है, ठीक है। रेडक्लिफ के द्वारा रेखा खींची गई थी 1947 में, इसलिए इसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। और प्रश्न देखिए कितना अच्छा बनाया गया कि निम्न में से किस देश के साथ में रेडक्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है? तो पाकिस्तान के साथ में रेडक्लिफ रेखा भारतीय सीमा बनाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नहीं है? यानी कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है। सोन, बेतवा, गोमती या फिर रामगंगा। इसमें से दोस्तों देखिए, सोन भी गंगा की सहायक नदी है, गोमती भी है, रामगंगा भी है। तो कौन सी नहीं है? बेतवा दोस्तों गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो बेतवा किसकी? यमुना की सहायक नदी। और गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री से होता है। गंगोत्री स्थित गोमुख नामक स्थान से भागीरथी का होता है। वैसे देवप्रयाग में फिर इसे गंगा नाम से जाना जाता है, गंगा और भागीरथी के संगम के पश्चात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क। तो इसमें से दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों असम में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या कार्बेट राष्ट्रीय पार्क दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह सभी पार्क बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक जनघनत्व रखता है? या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा दोस्तों? वो है आपका बिहार, ठीक है। और बिहार का जनघनत्व लगभग आपका 1106 था, ठीक है। और उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है दोस्तों? उत्तराखंड का था 189, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य
मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है? तो मानसून वर्षा की सबसे लंबी अवधि रखता है दोस्तों कौन सा? केरल राज्य। कौन? केरल राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? ठीक है, तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आपका क्या है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, जयपुर में क्या है आपका? उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। और ये रेलवे के मुख्यालय से संबंधित दोस्तों प्रश्न एग्जाम में कभी कभार पूछ ले जाते हैं, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और अगर आपसे डायरेक्टली पूछा है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय आपका दोस्तों कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। जबकि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपका जयपुर में स्थित है। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है दोस्तों क्या कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय भी दिल्ली में स्थित है। ऐसे पूछ लिया जाता है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय दोस्तों चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तो ऐसे करीबन करीब 18 रेलवे के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में है, उत्तर पश्चिम का जयपुर में है, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद में है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है, दक्षिण पूर्व मध्य का मुख्यालय दोस्तों बिलासपुर में है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे का जो आपका मुख्यालय है वह कोलकाता में है। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बन जाते हैं, तो एक बार आप लोग एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था? तो इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि आईसीएस में सुभाष चंद्र बोस का चयन हुआ था दोस्तों कब? 1920 में। ठीक है, और आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज प्रथम आईसीएस कौन बने थे हमारे? वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। 1862 में प्रथम आईसीएस बने थे। और सुभाष चंद्र बोस का चयन आईसीएस के लिए कब हुआ था? इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए यह हुआ था 1920 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो भारत में दोस्तों मैग्नीज का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो है दोस्तों क्या? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है? ठीक है, तो इसमें से दोस्तों रावत भाटा, खोपोली, ककरापारा या फिर कैगा। तो इसमें से दोस्तों जो आपका खोपोली है यह अणु विद्युत शक्ति ग्रह नहीं है। ठीक है, क्या कौन सा नहीं है दोस्तों? आपका खोपोली नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, खोपोली में आई थिंक जो आपका वाटर पावर प्लांट है, ठीक है, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो खोपोली में आपका क्या है? जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और यहाँ पे रावत भाटा और ककरापारा और कैगा, यहाँ पर क्या है दोस्तों? आपका अणु विद्युत शक्ति ग्रह है, यानी कि थर्मल पावर स्टेशन है, आप इंग्लिश में मेनली ये कह सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा केंद्र रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है? अहमदाबाद, मैसूर, श्रीनगर या फिर रत्नागिरी। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों देखिए, अहमदाबाद आपको बताया रेशम वस्त्र के उत्पादन के लिए पहचाना जाता है, मैसूर भी पहचाना जाता है, श्रीनगर भी पहचाना जाता है। तो कौन सा नहीं पहचाना जाता है? रत्नागिरी नहीं पहचाना जाता है। ठीक है, रत्नागिरी नहीं पहचाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो सरयू तथा गोमती नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों क्या? बागेश्वर का बागनाथ मंदिर, जिसे लक्ष्मीचंद के द्वारा 1602 ईस्वी में बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना पटवाडांगर में की गई थी। और ये कहाँ पड़ता है? मुक्तेश्वर के पास में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे? हमारा नैनीताल जनपद में। तो ब्रिटिश प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना पटवाडांगर में की गई थी। अगला प्रश्न है, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की थी? तो सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला मसूरी में स्थापित करी थी। इसीलिए दोस्तों एवरेस्ट हाउस भी कहाँ स्थित है? आपका मसूरी में ही स्थित है। और यह प्रश्न एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठाश्रम कहाँ स्थापित हुआ था? तो ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में दोस्तों जो आपका पहला कुष्ठाश्रम है वह दोस्तों आपका कहाँ? अल्मोड़ा में आपका स्थापित हुआ था। ब्रिटिश कालीन कुमाऊं में पहला कुष्ठाश्रम कहाँ? अल्मोड़ा में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? औली शीतकालीन खेल हेतु प्रसिद्ध है, पंचेश्वर मत्स्य आखेट हेतु प्रसिद्ध है, पिंडारी ग्लेशियर या हिमनद ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है, हर्षिल जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, औली शीतकालीन खेलों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल स्कीइंग होती है। पंचेश्वर मत्स्य आखेट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पंचेश्वर बांध भी काली नदी शारदा नदी के किनारे पे स्थित है। पिंडारी हिमनद बागेश्वर में स्थित है और यह आपका ट्रैकिंग के लिए है। औली जोशीमठ में स्थित है, चमोली जनपद में। पंचेश्वर आपका चंपावत जनपद में स्थित है, यहाँ पे पंचेश्वर बांध परियोजना के निर्माण कार्य की भी बातें चल रही है। हर्षिल आपका दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और हर्षिल क्या आपका जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह हिम क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? हिम क्रीड़ा के लिए। ठीक है, हिम क्रीड़ा के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रचलित आभूषण धागुला
शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो धागुला को दोस्तों कलाई में पहना जाता है। धागुला मतलब आप एक हिसाब से चूड़ी भी कलाई में बनी जाती है, तो धागुला जो होता है हाथ या कलाई आप इसमें कह सकते हैं, ठीक है। बच्चों को धागुला पहनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? देखिए दोस्तों, मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा चंपावत जनपद में स्थित है। नारंगमत्ता गुरुद्वारा दोस्तों आपका उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा आपका दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। तो कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? पांवटा साहिब गुरुद्वारा आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है, याद रखना है। कौन सा? पांवटा साहिब, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी फसलें खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती है? ठीक है, तो खरीफ आपका मौसम में कौन सी फसल नहीं उगाई जाती? जौ, सरसों, बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार, ज्वार चावल। देखिए दोस्तों, खरीफ की फसलों के बारे में आपको याद होगा कि खरीफ की जो फसलें हैं यह जून जुलाई में बोई जाती हैं और आपका सितंबर अक्टूबर में यह खरीफ की फसलें क्या होती हैं? काटी जाती हैं, ठीक है। और खरीफ की फसलें मेनली वर्षा ऋतु की फसलें होती हैं। तो बाजरा और चावल, चावल दोस्तों खरीफ की फसल होती है। ऐसे मक्का और ज्वार और चावल, ये तो आपका क्या है? खरीफ की फसलें हैं। तो प्रश्न पूछा गया कि कौन सी खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती हैं? तो जौ और सरसों दोस्तों आपका क्या है? खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती हैं। तो जौ, सरसों ये सब क्या है दोस्तों? आपकी रबी की फसलें हैं। क्या है? रबी की फसलें। तो रबी की फसल दोस्तों आपको बताइए अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और आपका अप्रैल मई में रबी की फसल को काटा जाता है। शीतकालीन फसल के रूप में भी रबी की फसल को जाना जाता है। और रबी की फसल कौन कौन सी होती है? जौ, सरसों, गेहूं, मटर, चना, ये आपकी रबी की फसल होती है। वहीं दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है? तो आपका चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द, ये सभी आपकी क्या है दोस्तों? खरीफ की फसलें होती है। मेनली मक्का, ज्वार, अरहर, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है? ठीक है, तो देखिए प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ई गार्डनर थे। दूसरे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर ट्रेल थे। तीसरे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों? आपके लुसिंगटन थे। चौथे कुमाऊं कमिश्नर, एक मिनट, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर दोस्तों आपके ट्रेल थे, सॉरी गार्डनर थे। दूसरे कुमाऊं कमिश्नर आपके क्या थे? ट्रेल थे, ठीक है। तो गार्डनर और ट्रेल का जो पेयर है ये देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर गार्डनर थे, दूसरे कुमाऊं कमिश्नर दोस्तों कौन थे? ट्रेल थे, ठीक है। तीसरे कुमाऊं कमिश्नर दोस्तों आपके इसके बीच में आते हैं, ठीक है। ये लुसिंगटन जो है ये चौथे कुमाऊं कमिश्नर है और पांचवें कुमाऊं कमिश्नर है दोस्तों बेटन। और छठे आपके कुमाऊं कमिश्नर थे कौन? छठे कुमाऊं कमिश्नर थे आपके, एक मिनट, वो हेनरी रैमजे, ठीक है। और तीसरे नंबर के जो कुमाऊं कमिश्नर थे गोबान। गोबान आपके तीसरे नंबर के कुमाऊं कमिश्नर थे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। गार्डनर, ट्रेल, बीच में गोबान आते हैं, फिर लुसिंगटन आता है, फिर बेटन आता है, इसके बाद में आता है हेनरी रैमजे। 6 कमिश्नर आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विप्रलब्ध नायिका चित्र गढ़वाल कलम के किस चित्रकार की कृति है? तो विप्रलब्ध नायिका जो चित्र है दोस्तों यह गढ़वाल कलम के मौलाराम के प्रसिद्ध चित्रकार की कृति है। क्या? विप्रलब्ध नायिका, ठीक है। मौलाराम को पता गढ़वाल शैली के महान चित्रकार के रूप में दोस्तों जाने जाते हैं और मूलतः यह सुनार जाति से संबंधित है। इनके जो खानदान है वह सुनार जाति से संबंधित था, ठीक है। मौलाराम तोमर इनका पूरा नाम था। इनके पिताजी का नाम था मंगतराम तोमर। और मौलाराम के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो दोस्तों बनाया हुआ है कंप्लीट, तो आप सर्च कर सकते हैं मौलाराम बाई उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स। सारे फैक्ट्स मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में पहला क्षय रोग आश्रम की स्थापना कहां पे हुई थी? तो भवाली में दोस्तों प्रथम क्षय रोग आश्रम यानी कि टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कहां पे? भवाली में की गई थी। तो टीबी सैनिटोरियम उत्तराखंड में कहां स्थित है? यह आपका भवाली में स्थित है। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कटारमल स्थित मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो कटारमल स्थित जो मंदिर है दोस्तों वह सूर्य देवता से संबंधित मंदिर है, कटारमल मंदिर, ठीक है। और कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है दोस्तों। और कटारमल के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। फिर बाज बहादुर चंद्र के द्वारा बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता है। यह मंदिर उत्तराखंड शैली में निर्मित है और कोसी नदी के किनारे पर स्थित है। इसे बुढ़ादित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गुणादित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? थारू, बोक्सा, भील या जौनसारी? देखिए दोस्तों, भील जनजाति जो है वह उत्तराखंड में नहीं पाई जाती। कौन सी जनजाति? भील जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कर उत्तर पहचानिए। सौका जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों उत्तराखंड में? तो सौका जो जनजाति है दोस्तों ये हमारी पाई जाती है उत्तराखंड में आपका धारचूला के आसपास में। जौनसारी जनजाति आपका चक्राता देहरादून में। राजी जनजाति आपका डीडीहाट पिथौरागढ़ में। और थारू जनजाति आपका खटिया में, ठीक है। थारू जनजाति मेनली उधम सिंह नगर में पाई जाती है। राजी जनजाति आपका मेनली पिथौरागढ़ में पाई जाती है। जौनसारी जनजाति मेनली देहरादून जनपद में पाई जाती है। और वहीं सौका जनजाति भी पिथौरागढ़ जनपद के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, पिथौरागढ़ और चमोली में, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बर्डन मेमोरियल चर्च अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों, बिल्कुल सही है बर्डन मेमोरियल चर्च, ठीक है। सेंट जॉन्स इन विल्डरनेस चर्च नैनीताल में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। इग्नेशियस माइकल चर्च आपका रानीखेत में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पे सुमेलित नहीं है, क्योंकि सेंट बोनावेंचर्स चर्च जो है यह मसूरी में स्थित नहीं है, यह दोस्तों रानीखेत में यह चर्च आपका स्थित है। कहाँ पे? रानीखेत में, ठीक है। और इस चर्च की स्थापना हुई थी 1899 के आसपास में, ठीक है। तो बर्डन मेमोरियल चर्च अल्मोड़ा, सेंट जॉन्स इन विल्डरनेस चर्च आपका नैनीताल, इग्नेशियस माइकल चर्च आपका रानीखेत में स्थित है और सेंट बोनावेंचर चर्च भी आपका रानीखेत में ही स्थित है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने सहायक अभियोजन अधिकारी के 53 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर ली है। अगली वाली वीडियो में दोस्तों हम इससे आगे के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और आपको ये दोस्तों सीरीज कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तभी मैं इस सीरीज को दोस्तों आगे कंटिन्यू करूंगा। आपने इससे पहले की भी वीडियोस देखी होंगी, मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छी तरीके से यह प्रश्न बताने की। और आपने आज का दोस्तों पेपर भी देखा होगा, देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इनका लेवल है और यही लेवल आपके आगामी एग्जाम्स में भी दोस्तों रह सकता है। तो आपको बेसिक के साथ साथ अच्छे लेवल की भी तैयारी करनी पड़ेगी। और दोस्तों मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, 54 से लेकर के 100 तक प्रश्नों के बारे में हम अपने अगले पार्ट में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। आज मैंने चीजों को एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो डेली हम दोस्तों इसी प्रकार से सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको कवर अप करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में यार जरूर बताइएगा, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ में भी यार वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल पे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं और अच्छा लगता है कि जब व्यूज ज्यादा आते हैं, कि ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचती है। तो और हाँ, 7 तारीख से हमारा दोस्तों 7 नवंबर से हमारा प्रैक्टिस सेट का नया बैच भी शुरू होने वाला है। तो अगर आप उस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।